हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जिसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। किताबों में इस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किताबों में इस सिद्धांत का नाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे आज इस सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत हमारे लिए जो सीटेट है या जेटेट जो या किसी भी स्टेट का टेट हो उसमें यह महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में आज समझेंगे और क्या इससे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सिद्धांत को, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, और समझते हैं कि क्या है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने से पहले हमें पियाजे का सिद्धांत को समझना होगा और इसके पहले के वीडियो में मैं आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको बता चुका हूँ। जब आप उस सिद्धांत को पढ़ रहे होंगे या उसका अध्ययन किए होंगे या मेरा वीडियो वो देखे होंगे तो आपको एक चीज़ का अनुमान ज़रूर लगा होगा कि पियाजे ने बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो हो के बारे में जो बताया है उसमें दो चीज़ों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। एक है बच्चे का एज, दूसरा है बच्चे का मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। उनका मानना था, पियाजे का मानना था कि बच्चे में अपने आप पहले ही यानी कि उसमें विकास समय के साथ, उसकी आयु के साथ, उसके मैच्योरिटी के साथ उसका विकास होता है। अब यहाँ यही इस चीज़ का जो लूप होल है जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने कहा। वाइगोत्स्की ने पियाजे के सिद्धांत का पूर्णतः खंडन नहीं किया बल्कि इस सिद्धांत को ही उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि एज तो ठीक है, परिपक्वता भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे में बस यही दो चीज़ें होनी जरूरी है, यही दो चीज़ें आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, वहाँ की संस्कृति की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए उन्होंने जो थ्योरी दिया उसी को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वाइगोत्स्की जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। वाइगोत्स्की नाम से आपको पता होगा कि यह रशियन नाम है, रूस के ये रहने वाले थे, रूस के ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में सब क्या कहा सो समझिए। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्व दिया। ठीक है कि यदि बच्चा का संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वह होता है उसका सामाजिक कारक और उसकी भाषा। ठीक है, जबकि पियाजे ने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन होता है तो उसका आयु और उसकी परिपक्वता अवस्था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा, इस लाइन को आप समझिएगा तो इनकी पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में और इसी में पूरा सिद्धांत इनका समाया हुआ है। देखिए क्या क्या है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसका मतलब है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वो अंतर्वैयक्तिक क्रियाकलापों में संपन्न होता है। इसका मतलब है कि बच्चा अकेला यदि रहेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। ठीक है, उसे आदमी यानी कि उसके लोगों की आवश्यकता है, उसके आसपास यदि लोग रहेंगे तभी उसका संज्ञानात्मक विकास संभव हो सकता है, तभी उसके अंदर में संज्ञानात्मक विकास के तत्व
पोषण बन सकते हैं, उसका नर्चर किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि इसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं, यहाँ उन्होंने कहा कि वास्तविक विकास स्तर को समझाया। पहले इसको पूरा बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं से अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जिससे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से करने में सक्षम हैं, के तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब हुआ कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एक अंतर्व्यक्तिक क्रियाकलाप है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये उन्होंने कहा कि बच्चे में एक वास्तविक विकास का स्तर होता है। ठीक है, वास्तविक विकास स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उससे आगे ले जाने के लिए एक निपुण या प्रशिक्षित लोगों के ज़रूरत होती है, प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती है, और वो प्रशिक्षित लोग उसके उस विकास के, यानी कि वास्तविक विकास दर के आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसका विकास करते हैं, और उस लेवल तक, जिस लेवल तक उसका विकास संभव हो पाता है, उस स्तर को संभाव्य विकास स्तर इन्होंने कहा। ठीक है, संभाव्य विकास स्तर। अब यहाँ चीज़ों को समझिए, अब इस क्या क्या लिखा इन्होंने कहा कि बच्चे में पहले से एक स्तर होता है उसका संज्ञानात्मक विकास का, जिसको वास्तविक विकास दर कहा गया। ठीक है, यदि पियाजे के अनुसार से समझे तो पियाजे ने जो एज में कहा कि इस एज में इस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कितना होता है, वाइगोत्स्की ने कहा उस विकास को वाइगोत्स्की ने माना कि उसका ये वास्तविक होगा, वास्तविक विकास का दर होगा, वास्तविक विकास का स्तर होगा। ठीक है, यह वास्तविक विकास का स्तर जो है उसको बढ़ाया जा सकता है किसी ट्रेंड व्यक्ति के साथ, या किसी निपुण व्यक्ति, दक्ष जो है, जो पढ़ा लिखा है, जो उसको गाइड कर सकता है, उसके सहयोग से उसके वास्तविक विकास दर को और बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक? तो संभाव्य विकास स्तर तक। ठीक है, यहाँ दो चीज़ों को आप याद रखिएगा कि क्या है वास्तविक विकास स्तर और क्या है संभाव्य विकास स्तर। वाइगोत्स्की ने इन दोनों स्तरों के बीच को कहा जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में कहें तो ZPD। इसको हिंदी में नहीं याद रखिएगा, तो हिंदी में इसको कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ZPD एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा कि ZPD क्या है, या ZPD की जो संप्रत्यय है, या ZPD का जो शब्द है उसका उपयोग किस विद्वान ने किया था, तो ध्यान रखिएगा वाइगोत्स्की ने। तो ZPD के बारे में इन्होंने कहा कि जैसे आप समझे कि ZPD क्या है, तो वास्तविक विकास का स्तर और एक संभाव्य विकास स्तर। तो इन दोनों के मध्य के चीज़ों को, मध्य का जो रेंज है उसको कहा जाता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर इसको कहें तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि जितना ZPD होगा उतना तक बच्चे का विकास संभव है। ठीक है, ये हुआ। उसके आगे समझिए, अब ये ZPD में कौन सा चीज़ है, तो ZPD में दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो पहला कि ये बताया गया कि बच्चा अपने से क्या कर सकता है। ठीक है, और दूसरा बच्चा कहाँ तक विकास कर सकता है। अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था वाइगोत्स्की ने, उस एग्जाम्पल को आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप दो बच्चे को ले लीजिए और उस दो बच्चे को एक कोई क्वेश्चन दीजिए या कोई क्रिया दीजिए। ठीक है, कोई एक्टिविटी करने के लिए कहिए। उस एक्टिविटी में यदि दोनों अनजान हैं,
दोनों अपने आप से बिना किसी सहयोग के नहीं कर पाते हैं, तब उसको एक दक्ष व्यक्ति, कोई स्किलफुल पर्सन हो, उसके हेल्प से उन दोनों को गाइड कीजिए। यदि एक बच्चा उस कार्य को उस गाइड की मदद से कर सकता है, दूसरा बच्चा उसको नहीं कर सकता है, तो इस चीज़ को उन्होंने कहा संभावी। एक बच्चा वहाँ तक विकास कर सकता है और दूसरा वहाँ तक विकास नहीं कर पाता है। तो इन्होंने कहा कि बाह्य जो शक्तियाँ हैं, वह शक्तियाँ यदि उसको पॉजिटिव रूप में ले और उसको गाइड करे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आगे की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा वाइगोत्स्की ने। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की का मत था कि बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध बिना तर्क का तत्व जो होते हैं, संप्रत्यय जिसको कहा जाता है, या कॉन्सेप्ट उसको इंग्लिश में कहें, ये कॉन्सेप्ट उनमें पहले से मौजूद होता है। उनमें मौजूद होता है कि किस प्रकार का क्रमबद्धता चाहिए, यानी क्रम उनमें याद रहता है, या फिर उसको कह सकते हैं कि जितने भी संप्रत्यय होते हैं वे सभी उसमें मौजूद है। कॉन्सेप्ट पहले से अवेलेबल होता है बच्चे में, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में नहीं होता। ये सिस्टमैटिक वे में तब आता है जब कोई निपुण व्यक्ति, कोई बाहरी शक्तियाँ, कोई बाह्य कारक उसको नर्चर करती हैं, उसका पोषण करती हैं, उसका एक आगे की ओर ले जाने के लिए अग्रोन्मुखी विकास करती हैं, तब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्होंने कहा कि बच्चे में पहले से ही कह सकते हैं कि इनबिल्ड सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, अपनी भाषा में कहें तो बच्चे में पहले से ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाला हुआ रहता है, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में नहीं रहता। अब जो ट्रेनर, जो प्रोग्रामर है, वो उस सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामर कहने का मतलब है कि स्किलफुल पर्सन, एक प्रोग्रामर जो है वह उन सारे इनबिल्ट सॉफ्टवेयरों को एक सिस्टमैटिक वे में बना सकता है और तब उसका बच्चे का या उस चीज़ का विकास हो सकता है। कहने का मतलब ये था कि बच्चे में पहले से ही सभी चीज़ें, संप्रत्यय जो है, कॉन्सेप्ट पहले से ही बिल्ट है, पहले से ही उसमें है, बस सिर्फ उसका कह सकते हैं कि उसको पॉलिश करने की आवश्यकता है। और जब ये पॉलिश हो जाता है तो बच्चा अपने आप से कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है, उसका तर्क बनाना शुरू करता है, जो काफ़ी लॉजिकफुल होता है। ठीक है, उस एक तरह से वो क्रमबद्धता उसकी आ जाती है। अब इसको और भी एग्जाम्पल से बना सकते हैं कि एक बच्चा जो है, जिसको आप एक पैसेज देते हैं दूसरे तीसरे क्लास के बच्चा को, तो दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा उस पैसेज को, जैसे गाय पर आप एक पैसेज दे रहे हैं, तो उस बच्चा जो है वो उसको वो क्रम से नहीं लिख पाता। ठीक है, लेकिन यदि आप उसको, कोई टीचर उसको ट्रेंड करता है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठता है कि पैसेज हमको कैसे लिखना है, और वो इस चीज़ों को ध्यान रखता है, और आगे जब भी आप पैसेज उसको देते हैं तो पैसेज को उसी रूप में बनाना सीख जाता है। कहने का मतलब है कि आपने क्या सिखाया उसको, शिक्षक उसको सिखाता है तरीका, यानी कि उसको एक सिस्टमैटिक वे में कैसे ले जाना है ये बताता है, जबकि ये सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर में फिट है, बस उसको ये पता नहीं कि ये हमारे अंदर ही है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे कहते हैं कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्व दिया। अब यहाँ क्या है सो समझिए। वाइगोत्स्की का ये भी मत था कि बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बिना भाषा का उसमें चिंतन नहीं आ सकता, और बिना चिंतन का मानसिक संक्रिया नहीं हो सकती। तो भाषा उसको जरूरी है, और भाषा कब आएगी, जब वह बाह्य कारकों से, यानी कि अपने समाज से कम्युनिकेट करेगा, और इसी कम्युनिकेशन से उसकी भाषा सुसंपन्न होती है, और उस सुसंपन्नता के बाद वह आंतरिक रूप से
वो सीखता है वह तब उसका चिंतन उसके साथ जुड़ता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा, वाइगोत्स्की का मत था कि भाषा और चिंतन दोनों पहले बच्चे में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं, स्वतंत्र रूप में उसमें स्थित होते हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं जुड़ते जब तक कि समाज उनके साथ एक्टिव नहीं होता। और समाज जब उनके साथ एक्टिव होता है तो बच्चा उनके साथ बोलना सीखता है, उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखता है, और जब वो शेयर करना स्टार्ट करता है, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है, तब उसके अंदर में चिंतन का विकास होता है। और जब ये दोनों चीज़ें विकास में आ जाती तब इंटरनली रूप से उसकी भाषा के साथ चिंतन कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार से भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, बाह्य शक्ति का या उसके आंतरिक शक्ति का या चिंतन का? अब ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले बाह्य शक्तियां हैं, उसके बाद उसके आंतरिक शक्ति, उसके बाद चिंतन है। क्योंकि बच्चा जब बोलना सीखता है तो बच्चा का चिंतन जीरो होता है, वो कुछ नहीं सोचता। और जब वो बोलता है तो सिर्फ समाज के उसके आसपास के माहौल में लोग किस तरीके का बात बोलते हैं वो सिर्फ पहले जुबान यानी कि मुंह का एक्सप्रेशन पकड़ता है, उस एक्सप्रेशन से वह उस तरह की आवाज़ निकालता है। और जब बच्चे के सामने के लोग बोलते हैं तो वही धीरे धीरे आवाज़ों को वो बोलना सीखता है। इसका मतलब है पहले बाहरी शक्तियाँ जरूरी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं बल्कि इसका उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होते हैं, बाद में वो आपस में मिल जाते हैं। कब मिलेंगे? जब उसका भाषा का विकास हो जाएगा तब। उसके बाद सभी मानसिक कार्य के बाह्य या सामाजिक उद्भव होते हैं। इनका कहना था, वाइगोत्स्की का मानना था कि जितने भी मानसिक कार्य होते हैं, जितने भी मानसिक कार्य होते हैं उनका उद्भव बाह्य में यानी कि बाहर होता है। ठीक है, जितने भी मानसिक कार्य होते हैं, मन में जितने भी संक्रियाएं, जितने भी क्रियाएं, उसका जितने भी चिंतन का जो भी कार्य होता है वो सभी का उद्भव बाहर में होता है। इस चीज़ को आप भी समझते हैं। बच्चा जितना भी सोचता है, जितने भी चीज़ों को उसके दिमाग में आता है वो कहीं ना कहीं उसका जन्म बाहर में देखता है और तभी वो चीज़ को सीखता है। ये चीज़ आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहले बच्चों को दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भाषा सीखना अनिवार्य, जो आपको बता चुके हैं। इसके बाद ही बाह्य से भीतरी संभाषण की ओर अंतरित करते हैं। किताबी भाषा में दिखा हुआ, हम आपको पहले अपनी सरल भाषा में आपको बता चुके हैं कि बाह्य भाषण पहले होता है, बाह्य जो शक्तियाँ उनके साथ पहले वो कम्युनिकेट करता है। जब बाह्य शक्तियों के साथ उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है तब वो इंटरनली बात करना शुरू करता है और साथ में उसका चिंतन से जुड़ाव होता है। उसके बाद देखते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख जो तथ्य हैं इसके बारे में। तो इसमें जेडपीडी का विकास आपको बता चुके हैं, पारस्परिक शिक्षण यानी कि बच्चा एक दूसरे से सीखता है और इस पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चा को अकेले आप पढ़ाएंगे तो उसका विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना विकास आप 4-5 बच्चों के साथ उसको सामूहिक एक्टिविटी में सिखा सकते हैं। तीसरा है सहयोगी अधिगम, यानी कि सहयोग करने का जो वर्क है उससे अधिगम अधिक होगा, ये वाइगोत्स्की ने माना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है खेल का नियम। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को खेलने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं खेलने के माध्यम से ही उनमें अपना व्यवहार को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उस पर नियंत्रण पाएं, ये सीखते हैं। यानी कि बच्चे अपने व्यवहार को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना
खेल से सीखते हैं और बिना अपने व्यवहार को कंट्रोल किए उनका समुचित रूप से विकास नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों को खेलना आवश्यक है। ठीक है, खेल का नियम आपसे पूछा जाएगा कि खेल का नियम किन्होंने दिया, किस विद्वान ने दिया था, तो खेल का नियम वाइगोत्स्की ने दिया था। और खेल के नियम से वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, तो खेल के नियम से वाइगोत्स्की ने कहा था कि खेल खेलने से बच्चों में अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान होती है, शक्ति हासिल होती है। ठीक है, ये थे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहिए या वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत कहिए। ठीक है, ये आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट थ्योरी पर, जिसमें बात करेंगे कोहलर का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।